पॉइंट्स हैं डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो इसका बुक जो द ओरिजिन्स, ठीक है, उसमें जैसे एनटीबी के हवाले से आप देखेंगे इसमें लाइक 2 पॉइंट्स बताए गए। जैसे आपने देखा कि एसटीबी में इसको थ्योरी की 5 पोस्टुलेट्स और 5 जो इसकी पॉइंट्स रखी गई, 5 पॉइंट्स। इसकी जो है 2 मेन पॉइंट्स, एक जैसे डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। मोरओवर आपको याद होगा स्टूडेंट्स को, जैसे हमने एवोल्यूशन की शुरू में डेफिनेशन जब पढ़ी थी, तभी यानी डार्विन की डेफिनेशन ये थी एवोल्यूशन की, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। नंबर 2 जो है नेचुरल सिलेक्शन एंड एडेप्टेशन। तो डिसेंट विद मॉडिफिकेशन है, इसको थोड़ी सी टर्मिनल है। आज जैसे एनटीबी की थोड़ी सी रीडिंग टाइप की थोड़ी सी जैसे हमारा आज क्लास है, तो उसके अंदर जैसे डार्विनिज्म तो हमने पहले ही जैसे एसटीबी बुक के अंदर जो पॉइंट्स थे उनको हर पॉइंट को वेरी क्लियर एस्पेक्ट से देखा है। आज जैसे एनटीबी देखते हैं, डार्विन बिलीव्ड एंड परसीव्ड यूनिटी इन लाइफ with all organism related through descent from some common ancestor and that adaptation to various environment results in diversity। वही सेम बात कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आज जैसे हम देख रहे हैं, उनका कोई ना कोई सबका एक कॉमन एंसेस्टर था, सबका जो है अकॉर्डिंग टू डार्विन। डार्विन बिलीव्ड एंड परसीव्ड, डार्विन की थ्योरी की अकॉर्डिंगली, या उसने जो देखा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनका कोई कॉमन एंसेस्टर है, और कॉमन एंसेस्टर है तो फिर इतने डिफरेंट टाइप की जो है स्पीशीज ऐसी क्यों हुई है? वाई? बिकॉज कि उनमें जो है हर एनवायरनमेंट के हवाले से ऐसी एडेप्टेशन आई टू वेरियस एनवायरनमेंट, जो मुख्तलिफ एनवायरनमेंट में रह रहे थे। जैसे उसने फिंचेस का एग्जाम्पल लिया कि बीक में कितनी डाइवर्सिटी आ गई थी अकॉर्डिंग टू उसकी फूड नेचर या उसके रहने की जगह, उस हवाले से जो उसमें चेंजेस आई अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। इस वजह से इतने डिफरेंट टाइप के स्पीशीज बनी है। डाइवर्सिटी की मीनिंग है, जैसे हम कहेंगे 1.5 मिलियन जो जितनी स्पीशीज हैं, डाइवर्स स्पीशीज है, डिफरेंट स्पीशीज हैं, ये सब इस एडेप्टेशंस की वजह से, ये डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के अंदर जो एडेप्टेशन हुई है, इसकी वजह से इतनी जो है डिफरेंट टाइप की स्पीशीज हुई है। अदरवाइज इन सब की जैसे डार्विन ने परसीव बिलीव्ड के ये सब के कॉमन एंसेस्टर हैं। सो इन द डार्विनियन व्यू, हिस्ट्री ऑफ द लाइफ इज लाइक अ ट्री। हम ट्री ऑफ लाइफ डार्विन ने जैसे पेश किया था, हम उस पर आते हैं। जैसे अगर हम देखें कि ये एनिमल की जैसे पोरीफेरा, देन सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा से जैसे आगे जो है प्लेटीहेलमिन्थिस, प्लेटीहेलमिन्थिस से आगे इस तरह से जैसे ट्री की अरेंजमेंट नहीं होती, बिल्कुल इसी तरह से जो लाइफ की अरेंजमेंट इसने बताया, ट्री ऑफ लाइफ है इस तरह से। यानी ये थे कॉमन एंसेस्टर, और इन्हीं कॉमन एंसेस्टर में डिफरेंट टाइप्स के जो है जैसे एनिमल्स इवॉल्व हुए, लाइक द ट्री लाइफ भी ऐसे ही इमर्ज हुई है, इवॉल्व हुई है। सो विद मल्टीपल ब्रांचिंग एंड रीब्रांचिंग फ्रॉम अ कॉमन ट्रंक, जैसे ये कॉमन ट्रंक है उसमें ब्रांचेस एंड अगेन उसमें और ब्रांचेस, जैसे ब्रांचेस एंड ब्रांचेस निकलती गई ऑल द वे फ्रॉम द टिप्स ऑफ लिविंग ट्रीज, सिंबॉलिक ऑफ करंट डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। उसके बाद जैसे लीव्स तक, जैसे ट्रंक से लेकर इवन ब्रांच, मेन ब्रांच, उसमें फर्दर ब्रांचेस और ब्रांचेस और ब्रांचेस, और जाके लीफ के ट्विग या पत्तों तक भी, जैसे एक ट्री का एग्जांपल लेते हैं, इसी तरह से एनिमल्स की जो जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है या 1.5 मिलियन स्पीशीज है, उन सब का कोई एक कॉमन एंसेस्टर था। ऐसे जैसे ट्री के अंदर एक मेन ट्रंक होता है, देन उसमें ब्रांचेस एंड अप टू द लीव्स निकलते हैं। सो एट ईच फोर्क ऑफ द एवोल्यूशनरी ट्री, अब फोर्क किसे कहते हैं? फोर्क कहते हैं जिसमें जैसे ब्रांच निकलती है। जैसे ये मेन, अगर किसी भी ट्री का ये ट्रंक है, हम कहते हैं कि यहाँ पे 2 मेन इसमें और ब्रांचेस निकली हैं, तो इसे हम कहेंगे फोर्क ऑफ द लाइफ है ये। देन अगेन इसमें जैसे हम कहें 2 ब्रांचेस, इसमें अगेन जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 ब्रांचेस या 3 ब्रांचेस, इस तरह से इसमें भी आगे जो और ब्रांचेस निकले तो उसे हम कहेंगे फोर्क ऑफ द एवोल्यूशनरी ट्री इज एन एंसेस्टर टू ऑल लाइन्स ऑफ एवोल्यूशन। जैसे अगर हम कहें कि यहाँ पे जैसे फोर्क है, तो इस एनिमल का और इस एनिमल का ये कॉमन एंसेस्टर होगा, इस एनिमल का ये कॉमन एंसेस्टर है, इस एनिमल की ये कॉमन एंसेस्टर है। तो जो यानी एक कॉमन पॉइंट यकीनन बनती है जहां से फोर्क जैसे इवॉल्व होता है, तो वही कॉमन पॉइंट है, वही कॉमन एंसेस्टर कहलाएगा ट्री ऑफ लाइफ के अंदर। ऐसे जिस तरह से एंसेस्टर टू ऑल लाइन ऑफ एवोल्यूशन ब्रांचिंग फ्रॉम द फोर्क, जैसे एक
ट्री से जैसे दो ब्रांचेस निकलती हैं ट्रंक से, तो यानी ये पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है। इसी तरह से यहाँ से दो ब्रांचेस निकली हैं तो ये पॉइंट कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट का मतलब है कि यानी यहाँ पे इनकी कॉमन एंसेस्टर है। तो हम एक ट्री ऑफ लाइफ जैसे डार्विन का देखते हैं इलस्ट्रेशन, ट्री ऑफ लाइफ जैसे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे दिया गया है कि प्रोटिस्ट है, प्रोटिस्ट के बाद जैसे आगे ये स्पंजिस हैं, वर्म्स है, वर्म्स है, ये काइनोड्रम्स हैं। इसी तरह से जो अगेन उसमें ट्री के अंदर ब्रांचेस और ब्रांचेस, जैसे ये देखें यहाँ पे एक सिंगल ब्रांच है बट यहाँ पे दो ब्रांचेस निकले, दो ब्रांचेस में आगे देखिए इसमें दो ब्रांच, इसमें आगे जैसे दो ब्रांचेस। ये जो फोर्क है इसका यकीनन ये जो कॉमन पॉइंट है, इसे हम कहेंगे कॉमन पॉइंट। ये जैसे बर्ड्स है, बर्ड्स इवॉल्व हुए हैं, ये जो रेप्टाइल्स है बर्ड्स, और ये मैमल्स हैं, तो बर्ड्स एंड मैमल्स के लिए ये कॉमन पॉइंट है, इनकी कॉमन ओरिजिन है। ये एम्फीबियंस हैं, इसी तरह से एम्फीबियन ये फिशेस हैं, तो फिशेस को कंसीडर किया जाता है इन सबका जो कॉमन एंसेस्टर, फिशेस को कंसीडर किया जाता है इन सबका कॉमन एंसेस्टर। फिशेस कहाँ से इवॉल्व हुई हैं? फिशेस यकीनन जैसे आगे इनकी सीरीज है उसी से हम देखेंगे कि यहाँ से फिशेस इवॉल्व। ये सब तो लाइफ हिस्ट्री इज लाइक अ ट्री, कॉमन ट्रंक और उसमें मल्टीपल ब्रांचेस एंड री ब्रांचेस, कॉमन एंसेस्टर इन ईच फोर का ब्रांचेस, लीनिएज ऑफ कॉमन डिसेंड, एक्सटेंट स्पीशीज। इसमें में भी कुछ जो खत्म भी हो गए, बट इस तरह की अरेंजमेंट को हम कहेंगे कि ये डार्विन्स आइडिया ऑफ कॉमन डिसेंड। ये ऐसी पॉइंट है जैसे ट्री के ट्रंक की, या जिसे हम कह सकते हैं कि ये कॉमन एंसेस्टर है। उसके बाद जितनी इसमें ब्रांचेस एंड री ब्रांचेस जितनी निकली हैं ये सब जो है लाइक जैसे इवॉल्व हुए, ये डिफरेंट टाइप के एनिमल्स, प्लांट्स इसी तरह से इवॉल्व हुई, ये ट्री ऑफ लाइफ कहलाएगा। अगेन एक और हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये क्लास मेमेलिया, क्लास मेमेलिया हेयर्स का आना जैसे क्लास मेमेलिया की फीचर है। उसके बाद जैसे आप देखें डिफरेंट टाइप्स के जैसे एनिमल्स इवॉल्व हुए, तो ये फोर्क ब्रांचिंग सिस्टम है। इस तरह से जो है यकीनन ये पॉइंट ऐसी पॉइंट है, ये पॉइंट ऐसी पॉइंट है जहाँ पे जो है कॉमन एंसेस्टर पाए जाते हैं। ये इनके हम कहेंगे कि ये इनका कोई कॉमन एंसेस्टर है। अगेन जैसे फोर्क ब्रांचिंग सिस्टम ट्री ऑफ लाइफ की, इसी तरह से कई डार्विन ने जैसे एग्जाम्पल लिए थे। तो बहरहाल ये जो डार्विन की जो पॉइंट्स थी कि जैसे ट्री ऑफ लाइफ। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट पे आते हैं नेचुरल सिलेक्शन एंड एडेप्टेशन, जो एनटीबी के हवाले से दूसरी पॉइंट है, नेचुरल सिलेक्शन एंड एडेप्टेशन। Natural selection and adaptation. Natural selection refers to the differential reproduction capacity among individuals of a population which indicate that some individuals of a population are capable to produce while others are not. While others are not. इसे हम कहेंगे differential production। जैसे आप स्टूडेंट्स को याद होगा, जैसे हमने एक जैसे बीटल्स की कलर के हवाले से भी देखा था, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन को सिंपल वर्ड्स में ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि डिफरेंस इन द रिप्रोडक्टिव सक्सेस रेट ऑफ वेरियस इंडिविजुअल मेंबर्स आर ग्रुप विद इन स्पीशीज। यानी एक जैसे लाइक अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे ये मेंबर्स हैं, इसी तरह से इन मेंबर्स के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल हम ये अज्यूम करते हैं कि इसके अंदर आगे रिप्रोडक्शन हो रही है, इस मेंबर के अंदर रिप्रोडक्शन हो रही है, आगे इसमें भी रिप्रोडक्शन हो रही है, बट ये आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो यानी डिफरेंस आ गया कि डिफरेंस इन द रिप्रोडक्टिव सक्सेस रेट ऑफ वेरियस इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप विद इन स्पीशीज। तो यानी किसी में वो कैरेक्टरिस्टिक आगे नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट हुआ है और किन में नहीं होगा। जिनमें इनहेरिट हो रहा है तो हम कहेंगे ये इनकी रिप्रोडक्टिव सक्सेस है। नेचुरल सिलेक्शन रेफर्स टू द डिफरेंशियल रिप्रोडक्टिव कैपेसिटीज among the individuals of a population which indicate that some individuals of a population are capable of reproduce, others are not। ये पूरी पैरा इस डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन को ही जैसे डिफाइन करती है। सिंपल वर्ड्स में डिफरेंस इन द रेट ऑफ रिप्रोडक्टिव सक्सेस, रेट इन द रिप्रोडक्टिव सक्सेस कैसे कि एक इंडिविजुअल मेंबर्स हम रिप्रोड्यूस हो रहे हैं और दूसरे नहीं हो रहे हैं, तो इससे हम कहेंगे डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन कहते हैं। वही सेम पॉइंट है अगर किसी एनिमल के अंदर या किसी स्पीशीज के अंदर कोई चेंज्ड एनवायरनमेंट के हवाले से कोई एडेप्टेशंस हैं और उनके जीन्स वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास कर देते हैं, इनहेरिट कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, तो यानी ये मेंबर्स और ये मेंबर्स इनके यकीनन जो होंगे उनमें ये आगे कैरेक्टर गया ही नहीं, तो ये एज इट इज रह जाएगा। बट यहाँ पे जो न्यू मेंबर्स आएंगे यकीनन इनकी जो है इनके अंदर और इस मेंबर के अंदर जो है
इसमें कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गए। यकीनन इस जैसे और भी होंगे तो यानी उनमें और इनमें जो है कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाते हैं। तो डार्विन्स मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ अबाउट नेचुरल वर्ल्ड, और उसकी 4 ऑब्जर्वेशन थी। कौन सी 4 ऑब्जर्वेशन? वही सेम 4 ऑब्जर्वेशन जैसे ओवर प्रोडक्शन है, वेरिएशन है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है, एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। अगेन पॉइंट्स वही आ गई एसटीबी बुक वाली जो हमने एसटीबी बुक के अंदर पढ़ी थी, बट इनको एक कॉमन हेडिंग के अंदर दिया जाता है, नेचुरल सिलेक्शन एंड एडेप्टेशन। तो जैसे डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन को हम एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। जैसे देखें ये एक यकीनन आप देख रहे हैं कि ये डियर्स हैं और इनके पीछे एक जैसे प्रीडेटर इसका है, लायन है या टाइगर है। ये डियर्स की ओरिजिनल पॉपुलेशन है। डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन को आप देखें, समझें कि डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन क्या होता है। प्रैक्टिकली जैसे एक एग्जांपल मौजूद है कि जैसे ये डियर की एक पॉपुलेशन है और जाहिर है नेचर में रहते हैं, एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो उनका कोई प्रीडेटर भी होगा, उनको खाने की कोशिश भी करेगा, और ये जो होंगे यकीनन अपने आप को बचाने के लिए कोशिश भी करेंगे, तेजी से भागेंगे, स्केप हो जाएंगे इस अटैक से, बचने की हत्तल मुमकिन जो इनसे होगा वो कोशिश करेंगे कि यानी इस प्रीडेटर से बचा जाए। तो सम एनिमल्स रन फास्टर देन अदर्स। तो इसमें आपको पता है कि जाहिर है कुछ ऐसे एनिमल होते हैं वो भाग जाएंगे, कुछ ऐसे एनिमल्स होंगे जो भाग नहीं सकेंगे। जो नहीं भाग सकेंगे तो उनको ये प्रीडेटर खा जाएगा। जो भाग सकते हैं, तेजी से दौड़ सकते हैं, तो यकीनन वो इस ऐसी चेंज सिचुएशन, चेंज एनवायरनमेंट क्या है कि इसमें ऐसे प्रीडेटर आ गया तो यकीनन इससे स्कीप करने की ये कोशिश करेंगे तो ये भाग जाएंगे। आगे क्या होगा? वक्त गुजरने के साथ साथ, जैसे वक्त गुजरने के साथ, टाइम के साथ, फास्टर एनिमल्स आर लाइकली टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। जो फास्टर एनिमल थे इस एनवायरनमेंट जहां पे ऐसे प्रीडेटर एनिमल बैठे हैं, उस एनवायरनमेंट में जो फास्टर एनिमल्स हैं वो रिप्रोड्यूस करेंगे इस ट्रेट को कि भाई तेज भागना है, ऐसी मसल्स होनी चाहिए, तो ही आप इस प्रीडेटर से बच सकेंगे, अदरवाइज नहीं बच सकेंगे। तो ये फास्टर जो एनिमल और ये जो एनिमल्स हैं, जैसे इन्होंने ये देखें डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन है, हेडिंग है, ग्रुप है, एक एनिमल्स का एक ग्रुप है जिसके अंदर एक जो है सक्सेसफुली अपने ट्रेड को नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट कर रहे हैं और दूसरे ऐसे मेंबर हैं जो इस ट्रेड को, कैरेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। तो ये रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। फास्टर एनिमल्स आर मोर लाइकली टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। और फिर जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वही जो है ये सर्वाइव करेंगे, क्योंकि इनके अंदर ये एडेप्टेशन आ गई। कौन सी एडेप्टेशन आई है कि यानी प्रीडेटर से एस्केप करने के लिए, भागने के लिए उनके यहाँ एक स्ट्रॉन्ग किस्म की मसल्स होंगी, तो ही वो इस एनवायरनमेंट से जो है बच सकेगा, प्रीडेटर से बच सकेगा, जहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे प्रीडेटर बैठा था। तो उससे ये नेक्स्ट, बाकी ये जो मेंबर्स हैं इनमें जैसे उस एनवायरनमेंट के हवाले से न्यू फीचर आई ही नहीं थी, तो ये तो इसको प्रीडेटर इनको आसानी से खा सकते हैं। तो इस एनवायरनमेंट में कौन सा एनिमल रह सकता है? ऐसा एनिमल रह सकता है, फास्ट रनर्स आर मोर कॉमन देन द ओरिजिनल पॉपुलेशन। देखिए ये फास्ट रनर अब इवॉल्व हो गए और ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है। जिस किसी दौर में ये सब एक थे, बट यहाँ भी जैसे इनके पीछे प्रीडेटर लगा था तो इसमें जैसे न्यू फीचर्स आ गए, एडेप्टेशंस आ गए, फास्ट रनिंग की एडेप्टेशन आ गई। तो फास्ट रनर्स आर मोर कॉमन देन द ओरिजिनल पॉपुलेशन, देयरफॉर दिस पॉपुलेशन हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। इसी तरह से जो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर यही ट्रेड कैरेक्टरिस्टिक इनहेरिट होता जाएगा। फिर आगे क्या होगा कि यानी इनमें जैसे दो स्पीशीज बन जाती हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज हो जाती है। एक ऐसी स्पीशीज जिनकी जो है स्पीड तेज होती है, एक ऐसी स्पीशीज होंगी जिनकी स्पीड इतनी तेज नहीं होगी। जाहिर है कौन सरवाइव कर पाएगा, कौन जो एक सक्सेसफुली उस एनवायरनमेंट के अंदर एस्टेब्लिश अपने आप को करेगा, जिसकी स्पीड तेज होगी। जिसकी स्पीड तेज नहीं है वो इस प्रीडेटर का शिकार हो जाएंगे। इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम कहेंगे डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। और जो जिनमें फास्ट रनिंग की जैसे एबिलिटी आई, हम उसे क्या कहेंगे कि इनके अंदर ये एडेप्टेशन आई है, और यही एडेप्टेशन आगे फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट करेंगे। रिजल्ट क्या होगी? रिजल्ट ये होगी कि जैसे ये मेंबर्स और ये मेंबर एक दूसरे से डिफरेंट हो जाएंगे और न्यू जैसे स्पीशीज
उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी या एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज हो जाएगी। होपफुली आपने डार्विनिज्म की इस मेन पॉइंट, की पॉइंट डिफरेंशिएशन को, जैसे डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन को समझ लिया होगा। यह मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन किस तरह से होती है उसकी एक थोड़ी सी जो है लाइक एक पॉइंट थी। आपने अगर समझा है तो यस लिखें, अदरवाइज नो। तो दोबारा हम इसको देखें। यासिन साहब आपके स्टूडेंट्स बताएं, जेठान साहब, यस या नो कि किस तरह से समझा कि व्हाट इज एडेप्टेशन। थैंक यू फॉर बिग वाई, यस आपने लिखा है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में। स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह से एक और एडेप्टेशन पे हम आते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखें ये बटरफ्लाइज है, दोनों बटरफ्लाइज है। एक ऐसा बटरफ्लाई है उसमें जैसे कलर इसका येलो है और दूसरे का कलर थोड़ा सा ब्राउन है। ये इसमें थोड़ी सी वेरिएशन, जैसे हम कहते हैं ना वेरिएशंस, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर ये इनेट प्रॉपर्टी है, वेरिएशंस होती रहती है। तो एक येलो कलर की विंग्स है और दूसरी ये ब्राउन कलर की विंग्स है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे जाहिर है रिसोर्सेज कम होते हैं तो उसमें कंपटीशन वगैरह भी होती है और ओवर प्रोडक्शन भी होती है ऑफ स्प्रिंग की, लीड्स टू द कंपटीशन फॉर द सर्वाइवल। तो अब रिसोर्सेज भी कम है और ओवर प्रोडक्शन भी हो गई है। अब इसमें जैसे आप देखें येलो बटरफ्लाई है, उनकी ये लार्वा है जिसे कहते हैं कैटरपिलर, लार्वा को कहेंगे कैटरपिलर। ये जैसे ब्राउन है उसका लार्वा है, जैसे कलर से आपको नजर आ रहा है, जैसे इसमें इलस्ट्रेशन के अंदर आपको येलो कलर की स्ट्रिप्स और बैंड नजर आ रहे हैं। तो ये येलो बटर का जो लार्वा है और ये जो है ब्राउन कलर का लार्वा कहाँ रह रहे हैं, ये ट्री है उसका ट्रंक है, उसका कलर भी जैसे ब्राउन है, उसके हवाले से जैसे ये दोनों किस्म के जो लार्वा मौजूद है। फिर उसके बाद क्या होगा, ओवर मेनी जनरेशन देयर इज चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी। तो काफी जनरेशंस के बाद यानी इस एनवायरनमेंट में रहने के लिए एबल कौन से होंगे, आइदर ये येलो विंग वाले या ब्राउन विंग वाले। आप टाइप करेंगे वाई या बी से, आप टाइप करेंगे वाई या बी से, ठीक है। कौन से जो है वहां पे मेंबर्स अपने आप को स्टेब्लिश करेंगे या रहने के लिए काबिल होंगे। बी आपने बिल्कुल बताया, बिल्कुल सही, क्योंकि ब्राउन अब देखें इसका कलर जो अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट हो गया। अब ये जो है कलर इसका जो येलो हो गया है, तो ज्यादा जो तादाद में जैसे ये रिप्रोडक्शन हुई है या जैसे हम कहें कि इस एनवायरनमेंट में रहने के जो एबल हुए वो इस ब्राउन कलर के होंगे, विंग्स वाले ऐसे बटरफ्लाइज होंगे। फिर क्या हुआ, क्या एडिप्टेशन हुई है। एडिप्टेशन ये हुई है, जैसे आपको पता है कि बर्ड्स, काफी सारे ऐसे बर्ड्स होते हैं जो इन लार्वा को खाते हैं, ट्रीज पे आके बैठते हैं। तो कौन सा लार्वा होगा जो बहुत ही विजिबल होगा, जिसको ये ऐसे बर्ड्स आसानी से खा सकते हैं। येलो येलो ये लार्वा येलो बटरफ्लाई का लार्वा होगा या ये ब्राउन कलर का बटरफ्लाई उसका लार्वा होगा। यकीनन ब्राउन जो है ये छुप गए हैं इसके कलर के हवाले से, और येलो बहुत ही एक्सपोज हो चुका है, एक्सपोज हो चुका है। तो इसमें यकीनन ये जो बर्ड्स हैं, इंसेक्टिवोरस एक बर्ड्स है, इनको आसानी से खा जाएंगे। जब लार्वा ही खत्म हो जाएगा तो मीन्स उसकी न्यू जनरेशन भी अब नहीं बनेगी। अब कौन सी जनरेशन उस लाइक एनवायरनमेंट में रहने के लिए एबल होगी, यकीनन जिसका ऐसा लार्वा जिसका कलर ब्राउन हो गया था वही उसमें फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म है। और देन ब्राउन कलर की जो अलील होगी वो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होते जाएंगे, इनहेरिट होते जाएंगे। तो किसी दौर में जैसे ये कहते हैं कि इनके मेंबर्स जैसे सेम थे, एक जैसे थे, बट अब जो उनमें चेंज आ गई। क्यों आ गई कि शुरू में उनमें ऐसी एडेप्टेशंस आई कि चेंज इन्वायरमेंट के हवाले से उनमें थोड़ी सी चेंज आई और देन वही चेंज आगे नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होती गई, अलील्स नेक्स्ट जनरेशन में जाते गए। वही सेम एग्जांपल जैसे हमने थोड़ी देर पहले डियर्स के हवाले से रनर्स, फास्ट रनर्स और स्लो रनर्स का हमने एग्जांपल लिया था। वहां पे प्रीडेटर था और यहाँ पे जैसे ये कुछ फिंचेस हैं ये इनको खा रही हैं, तो ये इसका एक एग्जांपल है। इस तरह से जो वेरिएशंस होती हैं, वेरिएशंस होने के बाद जैसे कंपटीशन, एक सिलेक्शन होती है और देन एक किस्म की यानी किस तरह के वो उसमें एनिमल सरवाइव कर पाएंगे। यकीनन हम ये ब्राउन कलर के लार्वा थे वही इसमें बच पाएंगे, येलो कलर के लार्वा ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे, आसानी से एक्सपोज हो जाते हैं, आसानी से एक्सपोज हो जाएंगे तो इसको खा जाएंगे। तो ये इसे हम कहते हैं एडेप्टेशन कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज एडेप्टेशन। एडेप्टेशन अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, उस कलर की एडेप्टेशन ये आ गई, ब्राउन आ गया, ब्राउन आ गया तो यकीनन वहां पे वो रहने के लिए एबल होता है।
तो इस तरह से डार्विन ने अजम्पशंस लगाई थी कि यही जो है इस तरह से जो यकीनन जिराफ का भी एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे पास्ट में जिराफ जिनका कद छोटा है वो इस रिसोर्स तक नहीं पहुंच सकते, ओनली जिनकी बिगर नेक्स होती है या जिनकी बिगर जो है लांगर जो है फोर लिम्स होती है वही इस रिसोर्स तक पहुंच सकती हैं, ये जो है इन तक नहीं पहुंच सकती है। तो इसने क्या किया, अपना जीन जो है नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। जो आज जैसे हम जितनी भी जिराफ देख रहे हैं इन सब के पास लॉन्ग नेक है ताकि ट्रीज तक पहुंच सकें, ट्रीज तक पहुंच सकती हैं वही सरवाइव कर सकती है। जो इन ट्रीज तक नहीं पहुंच सकती थी वो इस एनवायरनमेंट में अब सरवाइव ही नहीं कर पाएंगी, तो इस तरह से ये खत्म हो जाती है। किसी दौर में जैसे ये सब जो है जिराफ थी जितनी भी थी उनकी कॉमन एंसेस्टर थे, बट एडेप्टेशंस की वजह से उनमें ऐसी चेंज आई, अब जो है यहाँ पे यकीनन जो है ये ऑर्गेनिज्म यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसमें जैसे लाइक हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम इसको ऑर्गेनिज्म को ए कहते हैं, ये बी है और ये सी है और ये डी है। कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो इसमें ये सरवाइव कर पाएगा? एक ऑर्गेनिज्म में ए कर पाएगा, बी कर पाएगा, सी कर पाएगा, डी कर पाएगा या ऑल ऑफ दिस? कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? जेठान साहब आपके स्टूडेंट क्या कहते हैं, कौन सा ऑर्गेनिज्म इस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पाएगा? डी कर पाएगा, एग्जैक्टली डी कर पाएगा। क्यों? फिर क्या चेंज आई? डी के अंदर क्या हुआ? ये एडेप्टेशन हुई है। तो फिर ये एडेप्टेशन क्या है कि यानी जिनकी लॉन्गर नेक्स होंगी या फोर लिम्स होंगी वही जो इस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पाएंगे। तो फिर इन्होंने क्या किया, यही कैरेक्टरिस्टिक इनके जो जीन्स हैं अपने नेक्स्ट जनरेशन में इन्होंने इनहेरिट कर दिए, अब ये सक्सेसफुली इस एनवायरनमेंट में ये रह सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं कि लाइक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। तो डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के अंदर जैसे पहली पॉइंट, जैसे एक्चुअली जो पॉइंट थी नेचुरल सिलेक्शन की, उसके अंदर नंबर 1 है ओवर प्रोडक्शन, जिसको हमने एसटीबी बुक से भी डिस्कस किया था। ये एनटीबी बुक की पॉइंट्स है। ओवर प्रोडक्शन, ईच स्पीशीज हैज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग देन विल सर्वाइव टू मैच्योरिटी। इतने ज्यादा मैच्योर नहीं होते हैं बट एबिलिटी जरूर है कि जैसे उनमें एग्स या यंग वन तो प्रोड्यूस बहुत ज्यादा होते हैं, एडल्ट इतने ज्यादा नहीं बनते, एडल्ट थोड़े से कम बनते हैं। थ्रू रिप्रोडक्शन नेचुरल पॉपुलेशन में एक्सपोनेंशियली इंक्रीज इन नंबर ओवर टाइम। तो जैसे आपको पता है कि अगर कोई भी एक ऑफिस पॉपुलेशन के अंदर मेंबर है, रिप्रोडक्शन होती है एक्सपोनेंशियली। रिप्रोडक्शन का मतलब है जैसे एक में जैसे 2, 3 या 4 होते हैं तो आगे ये भी जैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, इनके भी मेंबर्स होंगे। तो इसी तरह से जो है किसी भी एक पॉपुलेशन के अंदर इसी तरह से जो है इनके मेंबर्स की जो तादाद है बढ़ती जाती है। तो ये नहीं, पोटेंशियल तो जरूर मौजूद है बट देयर आर लिमिटिंग फैक्टर्स। आपको पता है कि एनवायरनमेंट के अंदर कई ऐसे बैरियर्स हैं जो इतनी बड़ी तादाद में इन पॉपुलेशन को बढ़ने ही नहीं देते। कौन से लिमिटिंग फैक्टर्स हैं? स्पेस का मसला हो जाता है, फूड का मसला हो जाता है, कोई और प्रीडेटर आता है जो इनको खा जाता है, डिजीज होती है, नेचुरल कैटास्ट्रॉफीज होती है जिसकी वजह से इतने मेंबर ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाते हैं। रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल तो जरूर है बट इतने मेंबर्स आगे एडल्ट नहीं बनते हैं। तो इससे हम इस कंडीशन को लाइक इस ऑब्जर्वेंस जो इसकी थी डार्विन की ऑब्जर्वेशन को उसने कहा कि ओवर प्रोडक्शन है। फिर अगर एनवायरनमेंट कोई चेंज होता है या एक इनेट प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की कि वेरिएशंस होती रहती हैं, तो इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन एग्जिबिट वेरिएशन इन देयर ट्रेट्स। तो कुछ ऐसी इसमें लाइक मेंबर्स इसमें हो सकते हैं जिनमें कुछ वेरिएशंस और न्यू कैरेक्टरिस्टिक आ सकते हैं। सम ऑफ दीज ट्रेट्स इंप्रूव द चांसेस ऑफ एन इंडिविजुअल सर्वाइवल एंड रिप्रोड्यूस सक्सेसफुली एंड व्हाइल अदर्स ट्रेट्स डू नॉट। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि डियर और उस पे प्रीडेटर पीछे आया था, तो कुछ ऐसे ट्रेड्स थे जो उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए जरूरी था कि वो फास्ट रनर हो। तो वही सेम बात, सम ऑफ दीज ट्रेड्स इंप्रूव द चांसेस ऑफ देयर इंडिविजुअल सर्वाइवल। तो उस एनवायरनमेंट में उस इंडिविजुअल की सर्वाइवल किस में थी? सर्वाइवल ये थी कि स्पीडी हो, उनकी स्पीड तेज हो, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक आना चाहिए।
तो यकीनन ऐसा कैरेक्टरिस्टिक आएगा तो आगे जो नेक्स्ट जनरेशन में भी ये ट्रेट आगे इनहेरिट करते रहेंगे। इसी तरह से जो है इंडिविजुअल सर्वाइवल एंड रिप्रोड्यूस सक्सेसफुली, और वो अपना ट्रेट नेक्स्ट जनरेशन में भी दे देते, वेयर्स अदर्स ट्रेट्स डू नॉट। बाकी में अगर ये ट्रेट नहीं आया तो जाहिर है वो आगे नहीं जाएगा। इसी तरह से स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस क्यों होती है, जैसे आपको पता है कि जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो, रिसोर्सेज की मीनिंग क्या है, जैसे फूड है, स्पेस है, रहने की जगह जिससे कि, या मेटिंग पार्टनर है, ये सारे जो रिसोर्सेज हैं, अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हो तो कंपटीशन स्टार्ट होती है। या मोर ओवर कभी कभार ऐसे भी होता है कि जैसे प्रीडेटर्स हैं, डिजीज हैं, या नेचुरल कैटास्ट्रॉफीज हैं, तो एक तरह से ऐसी प्रेशर में जैसे पॉपुलेशन आ जाएगी तो उसमें बच वही पाएंगे, सर्वाइव वही कर पाएंगे जिनके यहाँ कुछ उस एनवायरनमेंट, चेंज एनवायरनमेंट के हवाले से उनमें ट्रेड्स होंगे, कैरेक्टरिस्टिक होंगे, वही जो है एबल होंगे या सर्वाइव करने के। जैसे वेरी कॉमन लेमेंस एग्जाम्पल है, जैसे अगर खाना बहुत ही कम है किसी जगह पे और हम देख रहे हैं कि खाना कम है, और इंसान है, इंसान खाना देखता है तो हर एक की चॉइस होती है कि मुझे खाना, एटलीस्ट मुझे खाना मिलना चाहिए, तो फिर वो खाना लेने के लिए कैसी कोशिश करता है। तो जो जितनी ऐसी जिनका कद बड़ा हो या जिनकी पास ताकत थोड़ी सी ज्यादा हो, यकीनन उसको खाना मिलेगा, बाकी जैसे देखते रहेंगे। इसी तरह से सेम जो है कि जब कंपटीशन होगी, ओवर प्रोडक्शन लीड्स टू द कंपटीशन अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज अगर लिमिटेड है, कौन से, अगर फूड का, वाटर का, लाइट का, ग्रोइंग स्पेस है, या जो रिप्रोडक्टिव पार्टनर है, नेचुरल कैटास्ट्रॉफीज होती है, ये सब लिमिटिंग फैक्टर्स हैं। ये सब पॉपुलेशन को बढ़ने नहीं देते, बिकॉज देयर आर मोर इंडिविजुअल्स देन एनवायरनमेंट कैन सपोर्ट, नॉट ऑल विल सर्वाइव टू रिप्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव एज। यानी रिप्रोडक्टिव एज की मीनिंग है एडल्ट बनने तक, यानी उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए वो एबल नहीं होते। तादाद तो जरूर बढ़ता है, एक में दो में 4, 8, 16, इस तरह से बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, यंग वन होते हैं, बट रिप्रोडक्टिव एज यार एडल्ट नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते हैं? बिकॉज फूड का मसला होगा, ये सारे मसले हैं, इनकी वजह से डिजीज भी लग सकती है, मर जाएंगे, तो इतनी ज्यादा तादाद में उनकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ती है। ओवर प्रोडक्शन की कैपेसिटी जरूर है, बट इतना तादाद, इतनी बड़ी तादाद में मेंबर्स, उनकी तादाद इंक्रीज नहीं होती है। अदर लिमिट पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्लूड प्रीडेटर डिजीज कॉजिंग, ये भी है। स्ट्रगल में भी इंट्रा स्पेसिफिक की मीनिंग है विद इन सेम स्पीशीज। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कैट के साथ, जैसे अगर फूड के लिए, फूड सोर्स के लिए, स्पेस के लिए, ये इंटर स्पेसिफिक है कैट एंड डॉग की। और इंट्रा स्पेसिफिक यानी विद इन सेम स्पीशीज की मीनिंग है कैट टू कैट, ये जैसे कंपटीशन हो। एंड एनवायरमेंटल में जैसे नेचुरल कैटास्ट्रॉफीज हैं, फ्लड्स आ जाती हैं, जैसे फ्लड्स आ जाती हैं तो यकीनन लैंड का जो पीस था वो उस पर वाटर आ जाएगा, वहां पे देन वही सर्वाइव कर पाएंगे जिनको स्विमिंग आती है, जैसे फॉर एग्जांपल। तो इसी तरह से जो है ऐसी कंपटीशन आगे, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अपने आप को बचाने के लिए जैसे ये स्ट्रगल शुरू हो जाती है, तो वही सर्वाइव कर पाएंगे आगे, वही सर्वाइव कर पाएंगे जिनके पास वेरिएशंस होंगी, जिनके पास उस एनवायरनमेंट में रहने की कुछ एडेप्टेशंस होंगी, और यही एडेप्टेशंस देन आगे नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट करते जाएंगे, और देन ओरिजिनल जो उनकी पॉपुलेशन थी उससे ये अलग हो जाएंगे। और डार्विन ने अज्यूम किया, परसीव किया, उसने बिलीव किया कि ये जितने भी ऑर्गेनिज्म आज हम देख रहे हैं डिफरेंट टाइप के, वो सब इस फिनोमेना के जरिए जैसे इवॉल्व हुए। तो कल हम इसकी मजीद नेक्स्ट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे डार्विनिज्म की। सी यू गाइस, थैंक यू।